everyone, welcome to करियर पाठशाला where your career is my responsibility। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम रीजनिंग का सेक्शन करने वाले। अब रीजनिंग के सेक्शन में एसबीआई क्लर्क के अंदर हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, आज हम वो करेंगे। ठीक है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि 20 मिनट में हम 35 क्वेश्चंस कैसे करें और क्या ही अप्रोच रहनी चाहिए जिससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कर सकें। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये क्वेश्चंस हमें कहां से मिलेंगे, तो ये क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में आपका पिन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जाइए डायरेक्टली वहां से क्वेश्चंस को निकालिए। अब यहां पर हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे रीजनिंग के सेक्शन पर। तो रीजनिंग का सेक्शन पहले 66 टू 69 एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसको स्किप करते हैं अभी के लिए। हम डायरेक्टली चलते हैं पजल्स पे। राइट, सो पहली पजल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 टू 74। आपको क्वेश्चन मिल रहा होगा। तो 7 फेस्टिवल्स विल बी सेलिब्रेटेड ऑन डेट्स इन 6 डिफरेंट मंथ्स व्हिच इज जनवरी, फरवरी, मार्च। तो देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले जो बेस मानना है पजल्स में वो मंथ्स को मानना है। राइट, अब यहां पर जो मंथ्स हैं उनको लिख लेते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड देन जून। यही हमारे पास 6 महीने और 6 महीने हैं, लेकिन डेट्स हमारे पास 7 है और फेस्टिवल भी हमारे पास 7 है। हमें बताया गया है कि कोई एक महीना ऐसा है जिसमें 2 सेलिब्रेट होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमेशा कंडीशंस को 2 लेके चलेंगे कि हमेशा 2 कंडीशंस बनने के चांसेस हैं, तो हमेशा 2 कंडीशंस लेके चलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बाद में अगर कंडीशन बिगड़ी तो हम दोबारा से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इतना हमें ध्यान रखना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 फेस्टिवल्स विल बी सेलिब्रेटेड इन द सेम मंथ। ठीक है, रामनवमी विल बी सेलिब्रेटेड ऑन एन इवन डेट इन द मंथ हैविंग 30 डेज। अब जिस महीने में 30 डेज होते हैं, रामनवमी उसमें सेलिब्रेट होता है। तो 2 ही महीने हैं, एक अप्रैल और एक जून। तो इसका मतलब है कि रामनवमी यहां पर है और या फिर रामनवमी यहां पर है। ये बात हमें 100% बता दी गई और बोला गया कि इवन डेट पे है। तो इवन डेट अगर हम यहां पर देखें तो सिर्फ एक ही है, जो कि है सेकंड। तो यहां पर सेकंड को जो है रामनवमी सेलिब्रेट होती है, ये हमें यहां से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। होली विल बी सेलिब्रेटेड 2 मंथ्स बिफोर रामनवमी। तो रामनवमी के 2 महीने पहले, 2 महीने पहले से मतलब है कि बीच में कोई एक महीना होगा। तो रामनवमी से एक महीना यहां पर छोड़ के यहां पर होली आने वाली है और यहां से छोड़कर यहां पर होली आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध पूर्णिमा विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 5th एंड जस्ट आफ्टर द मंथ विच इज ईद। ठीक है, तो ईद के जस्ट बाद हमारे पास क्या है, बुद्ध पूर्णिमा। तो इस चीज को भी मैं बना नहीं सकता, हाँ यहाँ पे मैं बना सकता हूं बट यहाँ पे नहीं बना सकता। राइट, तो ईद के जस्ट बाद हमारे पास क्या है, बुद्ध पूर्णिमा, जो कि 5 तारीख को सेलिब्रेट होती है। राइट, ऐसा ही हमारे पास लिखा है, बुद्ध पूर्णिमा विल बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 5th। ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर द मंथ इन विच ईद विल बी सेलिब्रेटेड। दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड इन मार्च। तो दिवाली जो है वो मार्च में है, तो सिंपल मैं यहाँ पे मार्च लिख दूंगा दिवाली को। राइट, तो यहाँ पर दिवाली और यहाँ पर भी दिवाली रहने वाला है। अब मैं ईद और बुद्ध पूर्णिमा को बना सकता हूँ क्योंकि मुझे दोनों साथ में चाहिए। इस वाली कंडीशन में देखो, ईद यहाँ और बुद्ध पूर्णिमा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा की जो डेट रहेगी वो 5th रहेगी, यहां पर ईद रहेगा और यहां पर हमारे पास बुद्ध पूर्णिमा रहेगा जिसकी डेट हमारे पास 5th गिवन है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द डेट ऑफ द 2 फेस्टिवल्स विच विल बी सेलिब्रेटेड इन द सिंगल मंथ इज 25। तो जो 2 हमारे सेलिब्रेशन हो रहे हैं एक ही महीने में, उनकी डेट्स का सम 25 है। अब 25 है, हमें यहाँ से डेट्स में से देखो, अगर आप 13 है तो 12 चाहिए, 12 किसी ऑप्शन, 12 की कोई डेट नहीं है। अगर 5 हमारी एक पहली डेट है तो 20 चाहिए, 20 भी कोई डेट नहीं है। 23 अगर हमें चाहिए तो 2 एक डेट है। यस, तो 2 और 23 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। 17 के साथ 8 नहीं है, 29 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 के साथ 18 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो 23 और 2, तो मतलब जिसमें 2 वाला है उसी में एक 23 वाला भी है। अब कौन सा है पता नहीं। राइट, इसी में एक 23 वाला भी है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहड़ी विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 13th बट नॉट इन मे। तो लोहड़ी जो है वो 13th को सेलिब्रेट होती है बट मई को नहीं होती। तो अब यहाँ पर लोहड़ी के लिए सिर्फ यही जगह बची है और उन्होंने कह दिया कि मई में नहीं होती, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो लोहड़ी हमारी यहीं पे बचती है और ये 13th को सेलिब्रेट होती है। देखो, हो यहाँ भी सकती थी बट यहाँ पे 23 डेट आएगी, ये हमें पता है, और लोहड़ी की जो डेट है वो 13th हमें बताई गई है, इसलिए वहां पर नहीं आ सकता है। ठीक है, होली विल नॉट बी सेलिब्रेटेड ऑन 7th एंड 17। तो यहाँ पर ना तो 7 आएगा ना ही 17 आएगा, ये डेट का हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ईद एंड वैशाखी विल नॉट बी सेलिब्रेटेड ऑन 7th। तो ईद भी 7th को नहीं होगी,
अब एक त्योहार बचता जो है वैसाखी, तो वो यहां पर आ जाएगा हमारा, राइट। अब वैसाखी हमारा यहां पर आ गया। अब 7 तारीख ना तो यहां पे आएगी ना यहां पे आएगी, तो इसका मतलब है कि दिवाली 7 को रही होगी। अब यहां पे 17 नहीं आएगी, तो इसका मतलब यहां पर 17 रही होगी, और जो डेट बच जाएगी वो हमारी यहां पे आ जाएगी। तो अगर कौन सी डेट बची है हमारी, 13 हो चुकी है, 5 हो चुकी है हमारी, 23 हो चुकी है, 17 हो चुकी है, 29 बचती है, तो जो होली है वो 29 फेब की पड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। इसके बेसिस पर जो भी ये क्वेश्चंस दिए बन है ये सब हम कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन मे, तो मई में कौन सा सेलिब्रेट हो रहा है हमारा, ईद हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ बुद्ध पूर्णिमा विल बी सेलिब्रेटेड, तो बुद्ध पूर्णिमा कब हमारी बनाई जा रही है, हमारी जून में बनाई जा रही है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यहां पर, राइट। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अगले हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं सिलॉक्स के। तो 75th क्वेश्चन है वो सिलॉक्स का है, और देखो सिलॉक्स के अंदर अगर हम बात करें यहां पर, तो सिलॉक्स के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं वो ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि हम लोग ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करें। तो पहला क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू गन आर पॉइंट, तो ओनली अ फ्यू गन मतलब सम गन आर पॉइंट प्लस सम गन आर नॉट पॉइंट। ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है। नो पॉइंट इज पिन, तो नो पॉइंट इज पिन मींस नो पॉइंट इज पिन, कुछ इस तरीके से बनता है। आगे है ऑल पिन आर ग्लू, तो ये पिन है, तो ऑल पिन आर ग्लू मींस कुछ ऐसा हमारा वेन डायग्राम बनने वाला है। अब इसके बेसिस पर हम कंक्लूजन्स को देखते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम ग्लू इज नॉट पॉइंट, तो सम ग्लू इज नॉट पॉइंट, यस इट इज ट्रू। अब क्यों सही है, किसी किसी को डाउट हो सकता है। तो देखो ये जो पिन का हिस्सा है, ये जो पिन है ये ग्लू का हिस्सा है, राइट। अब ग्लू का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कभी भी पॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए ये बात सही है। सेकंड है हमारे पास सम गन आर नॉट पिन, सम गन आर नॉट पिन, तो ये बात भी सही है। देखो ये वाला जो हिस्सा है गन का ये पॉइंट भी है, और ये जो पॉइंट है पूरा का पूरा कभी भी पिन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि गन वाला हिस्सा जो पॉइंट के साथ है वो कभी भी पिन नहीं हो सकता, इसलिए ये वाली बात भी क्या होगी, सही होगी। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 फॉलोज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ईच मून इज नाइट मींस ऑल मून इज नाइट, ईच का मतलब होता है ऑल, तो ऑल मून इज नाइट। 80% नाइट इज गुड, देखो कोई भी परसेंटेज आए, 0 और 100 आएगी, 0 का मतलब है नो, 100 आएगी तो मतलब ऑल, और उसके बीच में अगर कोई भी परसेंटेज आती है तो आप उसे सम मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहां लिखा है 80% नाइट इज गुड, तो सम नाइट इज गुड, इसका मतलब हुआ ये। आगे है ओनली अ फ्यू गुड इज मॉर्निंग, तो ओनली अ फ्यू गुड इज मॉर्निंग मींस सम गुड आर मॉर्निंग प्लस सम गुड आर नॉट मॉर्निंग, राइट। चलिए कंक्लूजन्स पे देखते हैं। सम मून इज गुड, तो मून यहां है, गुड यहां है, दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, इसलिए गलत है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास ऑल मॉर्निंग कैन बी नाइट, ऑल मॉर्निंग कैन बी नाइट, यस कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी है, तो सारी की सारी जो मॉर्निंग है, एक मिनट, यस ये मॉर्निंग है, तो ये मॉर्निंग है, तो ऑल मॉर्निंग कैन बी नाइट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सो ये सही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। सम एम आर के, सम एम आर के, ऑल के आर एन, ऑल के आर एन, नो एन इज एस, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। इसके बेसिस पर पहला कंक्लूजन पूछा जा रहा है सम एम आर एन, तो सम एम आर एन, यस मुझे दिख रहा है ये वाला पोर्शन, तो सम एम आर एन है। नेक्स्ट इज नो एस इज के, कि कोई भी एस के नहीं है, यस ये भी सही बात है कि पूरा का पूरा जो एस है वो एन नहीं होगा, और जो के है वो एन का ही पार्ट है। तो अगर मेरे घर में कोई रह रहा है और मेरे से उसका कुछ लेना देना, तो अंदर वालों का वैसे ही कोई लेना देना नहीं होगा, तो ऐसे ही के का एस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एस का एन से भी कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों बातें यहां पर सही हैं, तो बोथ 1 and 2 फॉलोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। अ फ्यू 345 आर, अ फ्यू मतलब सम, ठीक है, तो सम 345 आर 836। आगे है ओनली 836 इज 912। अब जब भी ये ओनली वाली बात आती है तो यहां पर उल्टा ऑल लग जाता है, तो ओनली 836 इज 912 मींस ऑल 912 इज 836, और जो 912 है उसका किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। आगे है नो 345 इज
5 2 3। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वेन डायग्राम बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 78 में। कंक्लूजन है सम 5 2 3 कैन बी 8 3 6। तो ये ऐसा हो सकता है, राइट। ये यहां से यहां पे जा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो है। देखो पॉसिबिलिटी पूछिए, कैन भी लिखा है, इट मींस पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है, यस। सेकंड है अ फ्यू 9 1 2 इज 3 4 5। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 1 2 है वो किसी के भी साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा, क्योंकि वो ओनली वाली कंडीशन में आता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ऑल गॉड इज पॉड, राइट, ऑल गॉड इज पॉड, मोस्टली पॉड इज गुड है। इसका मतलब है, मोस्टली का मतलब होता है सम, मोस्टली कहा है, ऑल नहीं कहा है, राइट। सो मोस्टली पॉड इज गुड, तो यहां पर गुड आ जाएगा। आगे है नो गुड इज पॉन्ड, नो गुड इज पॉन्ड मतलब कोई भी गुड पॉन्ड नहीं है, राइट। कंक्लूजन कह रहे हैं सम गॉड इज पॉन्ड, यहां गॉड है यहां पॉन्ड है, दोनों का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, इसलिए ये वाली बात क्या है, गलत है। सेकंड कह रहे हैं नो पॉड इज पॉन्ड, नो पॉड इज पॉन्ड, नहीं, इसके बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम यहां पर भी कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दोनों ही बातें गलत हो जाएंगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा नीदर वन नॉर टू फॉलोस, राइट। तो ये 5 स्लॉग्स आपके हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82 84, जिसमें एक पजल है, तो आइए इस पजल को भी करते हैं जल्दी से, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट में मुझे दिक्कत हुई, क्या हम दोबारा समझ सकते हैं, तो हम उस चीज को दोबारा समझेंगे किसी और क्वेश्चन के थ्रू, राइट, या फिर उसी कंसेप्ट पे एक क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता देना कि कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई, ठीक है। 8 बॉक्सेस है, A to H है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। द बॉटम बॉक्स इज नंबर 1, तो अगर उन्होंने बताया है कि बॉटम मोस्ट बॉक्स नंबर जो है वो 1 है, तो हमें उसी तरीके से लेना पड़ेगा। एंड टॉप मोस्ट इज 8, राइट। तो 8 सबसे ऊपर, 7 6 5 4 3 2 1, राइट। अब इस तरीके से हम रख लेते हैं, 2 कंडीशंस हम मिनिमम लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक पजल है, पजल हो चाहे सेटिंग हो, आपको 2 कंडीशंस बनानी ही बनानी है, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे क्या लिखा है, कॉन्सिक्यूटिव नेम्ड बॉक्सेस एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब ए और बी एक साथ नहीं आ सकते, बी और सी एक साथ नहीं हो सकते, तो जो भी लेटर्स एक दूसरे के साथ में आते हैं वो कभी भी साथ में नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आगे कि एट मोस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो जी, तो जी के बीच नीचे मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, कितने, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम बोला गया है, तो इसका मतलब 3 पे हो सकता है जी, सेकंड पे हो सकता है और फर्स्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कहा है, लेकिन मिनिमम 0 भी हो सकते हैं, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स जी एंड बी, तो जी और बी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 यहां पर बी आ जाएगा, इसमें यहां आ जाएगा बी, और इसमें यहां आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा है 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड एच व्हिच इज केप्ट जस्ट बिलो एफ, तो ए और एच के बीच में 3 है, ए और एच के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, एंड आगे लिखा है H which is kept just below F, तो F के जस्ट नीचे कौन है, H है, ठीक है। चलिए बॉक्स F इज एन ऑड नंबर बॉक्स, तो F जो है वो ऑड नंबर बॉक्स है, ये भी हमें बता दिया गया है, ओके। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन A एंड F, जितने A और F के बीच में है, A एंड F इज 1 लेस, इन दोनों के बीच में एक कम है, 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन E एंड C, तो जितने भी E और C में है उससे एक कम A और F के बीच में क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉक्स है, ठीक है। तो यहां पे ये बात होती है खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इन्हीं कंडीशन से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो F और H की बात हमें यहां पर पता है कि F जो है वो ऑड पे आएगा, तो F को ऑड पे रखने की कोशिश करते हैं। F यहां आ सकता है और यहीं पे आ सकता है, राइट। तो अगर F यहां पे आएगा तो H यहां पे आ जाएगा, और उस कंडीशन में H और A के बीच में मुझे 3 बताया गया, तो 1 2 3 यहां तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 A यहां पर आएगा, जो कि क्वेश्चन को गलत कर देगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स साथ में नहीं आ सकते। तो पहली कंडीशन हमारी गलत हो गई। दूसरी में चलते हैं F और H के लिए, F यहां होगा, H यहां नहीं आ सकता, F यस, एक ही जगह बचती है F और H,
तो 1 2 3 यहां नहीं बन सकता, 1 2 3 यहां पर A बन सकता है, राइट। अब यहां पे अगर हम चेक करें तो F यहां बन सकता है और F यहां बन सकता है। अगर मैं F को यहां बनाऊं तो H यहां बन जाएगा, राइट। तो G और H साथ में हो जाएंगे, तो इसका मतलब F यहां नहीं बन सकता, F के लिए सिर्फ यही जगह बचती है और H यहां पर आ जाएगा, राइट। अब H और A के बीच में 3 है, इसमें हम बना चुके हैं, 1 2 3 यहां पर क्या आ जाएगा, मेरा A आ जाएगा। तो ये बातें सारी यहां पर हमने बना ली, ठीक है। अब एक ही कंडीशन मेरी बचती है कि जितना A और F के बीच में है उतना ही A और F के बीच में जितना है वो एक कम है E और C से। तो A और F के बीच में इस वाली कंडीशन में अगर आप चेक करते हो तो 2 है, इसका मतलब E और C के बीच में 3 का गैप होना चाहिए और ये गैप मुझे 3 का दिख रहा है बस, और कहीं पे नहीं हो सकता, राइट। तो यहां पर E आएगा क्योंकि C नहीं आ पाएगा, B और C एक साथ नहीं हो सकते। तो 1 2 3 यहां पर मेरा C आ जाएगा और क्या बच गया, A B C D बच गया, तो यहां पर D आ जाएगा। अब इस वाले में A और F के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 अगर A और F के बीच में है तो E और C के बीच में मुझे 5 चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर मैं यहां पे रखता हूं E 1 2 3 4 5, यहां पर C नहीं आ सकता, इसलिए ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, गलत। तो मेरे जो आंसर्स होंगे मैं इसके बेस पे करने वाला हूं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट होगा और इसके बेस पे आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उसके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84 तक हो चुका है हमारा, 82 84 था ये पजल। अब चलते हैं हम 86 टू 85 टू 88, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा लेते हैं और आई होप आपको ये पजल भी समझ में आई होगी कि हमें कैसे करनी है बड़ी इजीली, ठीक है। अगला है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आई थिंक आप लोग कर ही लोगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो इस पे हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा पजल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89 टू 93 देखते हैं कि कैसे करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। So 8 persons have different designation, that is general manager and then and यहाँ पे हमें बताया गया है the order of seniority is same as given below, that is general manager is the senior most, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या, जब भी क्वेश्चन आएगा पोस्ट वाला तो हम ऐसे करके पोस्ट को अरेंज कर लेंगे और इनको बेस बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास GM, उसके बाद है हमारे पास DGM एंड उसके बाद है हमारे पास AGM, AGM के बाद हमारे पास है मैनेजर, मैनेजर के बाद है हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर AM, देन हमारे पास है SO, देन कैशियर एंड देन वी हैव क्लर्क, राइट। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डेजिग्नेशंस गिवन है हमारे पास। अब इन 8 डेजिग्नेशंस के बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगेन वही अप्रोच रहेगी कि 2 कंडीशंस हम मिनिमम लेके चलेंगे, अगर तीसरी कंडीशन की डिमांड है, अगर ज़रूरत है तो हम उसको भी बना लेंगे, सोचेंगे नहीं बैठ के कि क्या करें क्या ना करें। तो तीसरी कंडीशन की अगर डिमांड होगी तो हम तीसरी कंडीशन को भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, There are 2 designation between R and W who is junior to assistant manager। तो कौन जूनियर असिस्टेंट से नीचे है, जूनियर टू असिस्टेंट मैनेजर इज W। तो W जो है वो असिस्टेंट मैनेजर के नीचे है। अब असिस्टेंट मैनेजर के नीचे 3 ही जगह हैं, तो इसका मतलब असिस्टेंट मैनेजर से नीचे ये और ये 3 जगह बनती है। तो मैंने तीनों जगह पे उसको बिठा दिया, क्योंकि अगर मैं देखो सोचूंगा कि यहाँ पे आ सकता है यहाँ नहीं आ सकता तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are 2 designation between R and W। तो R और W के बीच में 2 है, तो यहां तो आ नहीं पाएगा, तो 1 2 R एंड देन R, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि Q is just senior to P। तो Q is just senior to P मीन्स ऊपर एकदम जस्ट अबव होगा, राइट, क्योंकि सीनियरिटी के लेवल के हिसाब से। एंड जस्ट जूनियर टू U, तो Q ही जो है वो जस्ट जूनियर टू U है। इसका मतलब तीनों एक साथ आएंगे, U Q और P, ठीक है। ये बात हमें साफ साफ पता चल रही है कि U Q और P साथ में आएंगे, तो तीनों के लिए मुझे जगह चाहिए, अगर नहीं बनती है तो काट दी जाएगी वो कंडीशन। नंबर ऑफ पर्संस आर सीनियर टू U इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्संस जूनियर टू S। तो मतलब जितने U के ऊपर हैं उतने ही S के नीचे पर्संस बैठे हैं या बनेंगे। आगे लिखा है T इज जूनियर टू V। तो T जूनियर है तो इसका मतलब V ऊपर से होगा और T नीचे होगा। T ठीक है, V हु इज नॉट द GM, तो V इज नॉट द
GM है, तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं दो तीन कंडीशंस जो हैं हमें इसके बेस पे हमें क्वेश्चन को खत्म करना है। हमें पता है कि U, Q और P तीनों साथ में चाहिए, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि U, Q और P कहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो जगह है, यहाँ पे दो जगह, यहाँ पे दो जगह, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब U, Q, P मुझे तीनों एक साथ चाहिए, तो यहां तो आ नहीं सकते। यहां पे मुझे दिख रहा है कि U, Q और P तीनों एक साथ आने की जगह है। आगे कह रहा है कि जितने U के ऊपर है उतने S के नीचे है, तो U के ऊपर 0 है, S के नीचे भी 0 होंगे, राइट। अब इस वाली कंडीशन में अगर आप जाते हो तो U, Q, P ये बन सकता है, U, Q, P ये बन सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन को भी साथ में अगर हम उठा ले कि U के ऊपर जितने हैं S के नीचे उतने हैं, तो अगर मैं U को यहां रखूं तो S यहां नहीं बना सकता। इट मींस कि U यहां नहीं आएगा, तो U, Q और P और इस हिसाब से एक है तो यहां पर S बन जाएगा, राइट। अब कह रहा है कि V के नीचे T है, तो V और T, V और T, साथ में कहा कि V इज नॉट अ जनरल मैनेजर। तो देख लो कि यहाँ पे जनरल मैनेजर तो नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे जनरल मैनेजर बन रहा है, तो इट मींस कि ये वाली कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी और इसके बेस पे मैं अपने सारे आंसर्स को करेक्ट कर दूंगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो ये एक चीज बन गई। अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस का टिक करो आंसर और नंबर लो और सिलेक्शन पाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 89 to 93 डन हो गया, क्वेश्चंस आप कर ही लोगे इस अरेंजमेंट के हिसाब से। ठीक है, चलिए 94 to 95 देखते हैं कि इसमें क्या है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो तो इसमें हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग है, जो कि 7 पर्सन्स के बारे में बताया गया है। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग एक तरीके से अरेंजमेंट ही है। बैंकिंग के एग्जाम में अरेंजमेंट के काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं कि अरेंजमेंट ही करो, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट करते हो आप, या पजल भी एक तरीके की अरेंजमेंट ही है कि कौन कहां पर बैठेगा। तो यहां पर बोला गया 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसको डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, 7 पर्सन्स की बात है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे आप ये मान के चलना ये वाला मैक्सिमम है और ये वाला मिनिमम है। ठीक है, यही हमेशा मान के चलना, क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलोगे तो क्वेश्चन में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं। Y स्कोर्ड मोर मार्क्स देन H। कहता है कि Y स्कोर्ड मोर मार्क्स देन H। ठीक है, अब मोर है इसका मतलब ये नहीं कि एकदम इमीडिएट है, नहीं, दूर दूर भी हो सकते हैं, बस उसके ज्यादा है उससे ये पता है हमें। H हु स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ओनली V। H सिर्फ एक ही पर्सन से ज्यादा स्कोर करता है, वो है V। तो सबसे कम वाला यहाँ पे है V और उससे ज्यादा H, मतलब एक ही से ज्यादा की है तो बेचारा 6 पे ही आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली V F स्कोर्ड जस्ट मोर देन I। तो F जो है वो I से जस्ट ज्यादा करता है, तो I से जस्ट इधर F आ जाएगा, राइट। F जस्ट लेस देन मार्क्स देन T एंड, ठीक है, F के जो है वो जस्ट कम है किससे, T से। तो इस तरीके से तो T F I तीनों साथ साथ होंगे, ये बात हमें पता चल गई है, क्योंकि जस्ट की बात बोली है, इसका मतलब है कि जस्ट इमीडिएट होंगे वो तो। ठीक है, T हु स्कोर्ड लेस मार्क्स देन Y। तो इट मींस कि T से ज्यादा Y के मार्क्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। X स्कोर्ड मोर मार्क्स देन बोथ Y एंड T। तो इसका मतलब X यहां पर होगा, राइट। अब देखो आपको एक चीज यहां पर दिख रही होगी कि 1 2 3 4 5 5 ही पर्सन बचते हैं। 1 2 3 4 5 5 ही जगह बचती हैं, तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि X Y T F I यही अरेंजमेंट यहां पर बनने वाला है। तो X Y T F I, तो ये मेरा अरेंजमेंट बन जाएगा 7 लोगों का, और इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम बता देंगे। तो हु इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर? Y is the second highest scorer, right? And how many students score less than T? तो T से कितने लोगों के कम है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 95। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीके से ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग यहाँ पर आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका हो जाता है। हाँ, अब जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कुछ पर्सन नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ पर्सन साउथ देख रहे हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लीनियर सीटिंग है और उसमें भी कुछ नॉर्थ है और कुछ साउथ है। तो एक क्वेश्चन आपके पास हमेशा ऐसा आएगा जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो ये उसमें से ही एक क्वेश्चन है। ट्रिकी है, इजी है, राइट, इजी है, बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 9 पर्सन सिट इन अ लीनियर रो। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हमेशा अगर 9 पर्सन बताया है तो हम 9 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने 9 लोग बना लिए, बट मुझे पता नहीं कौन किधर देख रहा है, राइट, तो उसको आगे देखेंगे। रेस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 ऑफ देम फेस साउथ। तो 3 साउथ देख रहे हैं, इसने हमें बता दिया कि 3 साउथ हैं, तो इसका मतलब 6 नॉर्थ होंगे, ये भी हमें पता चलता है इस बात से।
नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 2 लोग एक डायरेक्शन में देख सकते हैं। जैसे अगर 2 पर्सन ने नॉर्थ देख लिया है तो तीसरे पर्सन को साउथ देखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये निकलता है। 6 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड पी हु इज द ओनली नेबर ऑफ आर। बहुत अच्छी लाइन है, पी हु इज द ओनली नेबर ऑफ आर। पी एकमात्र नेबर है आर का। अब ऐसा तभी हो सकता है जब आर कहीं एंड पर बैठा हो। ठीक है, तो आर अगर किसी एंड पे होगा तभी इकलौता और एक ही नेबर उसका बन सकता है। तो आर या तो इस एंड पे हो सकता है या फिर आर इस एंड पे हो सकता है। अब पी उसका अकेला नेबर है तो पी यहां पर बन जाएगा, और पी और एच के बीच में 6 लोग बैठे हैं, राइट, ऐसा ही कुछ लिखा था। 6 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड पी, तो 1 2 3 4 5 6, तो एच यहां पर आएगा और इस वाली कंडीशन में एच यहां पे आएगा। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, अच्छा कोई लाइन छोड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, एच के राइट में सेकंड पर डब्ल्यू है, एच के राइट में सेकंड पर डब्ल्यू है, और कह रहा था डब्ल्यू जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के राइट में भी थर्ड पर जी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर जी, और इसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर जी, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि देखो मुझे राइट में बिठाना है तो इसका फेस मुझे नीचे करना पड़ेगा तभी राइट में हो पाएगा, अदरवाइज इस लाइन के बाहर चला जाएगा जहां पे ऑप्शन बचता नहीं हमारा। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी, राइट जितने जी के राइट में है वो कम है टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इसका फेस बना सकते हैं। कह रहा है कि जी के जो कहाँ गया, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में कम है तो इसका फेस ऑटोमेटिकली डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि राइट में मुझे कम करने हैं और लेफ्ट में ज्यादा करने हैं। इसका फेस ऑटोमेटिकली नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि राइट में ज्यादा करने हैं और लेफ्ट में ज्यादा करने हैं, राइट में कम करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू एंड एल सिट इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। अब यहां पे कह रहा है कि यू और एल एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हैं, इसका मतलब कि यू और एल जो हैं वो दोनों साथ साथ बैठे, ये मुझे पता चल गया। अब यहां पर भी एक ही जगह है कि यू और एल साथ में बैठ सके, और यहां पर भी, लेकिन ये नहीं पता कि फेस किसका किधर होगा। बट ये तो पता है ना कि यू और एल में से कोई एक इधर आएगा ही आएगा, राइट, यू और एल में से कोई एक आएगा, कोई भी आ सकता है। इससे 2 पर्सन्स की मुझे जगह का पता चल गया। आगे जो मिलेंगी कंडीशंस, तो इन पर्सन्स के लिए मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, इनका फिक्स हो गया यहाँ पे। चलिए आगे लिखा है O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ L। L के राइट में सेकंड पर O है, O L हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज W। तो L और W सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये हमें बता दिया गया है। ठीक है, L और W सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। J सिट्स टू द राइट ऑफ O। अब O के कहीं राइट में J है। ठीक है, ये बात यहां पर खत्म होती है और यहीं पे ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताया गया मुझे, देखो L और W का फेस सेम है, तो अब इस कंडीशन में L को नीचे ही देखना पड़ेगा, और अगर L डाउनवर्ड देखेगा तो अगर L ये है तो इसके राइट में O यहां पे नहीं बन सकता। इसका मतलब ये L होगा, अगर ये L है तो फिर ये U हो जाएगा, राइट, अगर ये U हो जाएगा, और दोनों क्या है एक दूसरे के लेफ्ट में है, तो इसका लेफ्ट तो ये हो गया, तो अगर इसके भी लेफ्ट में होगा तो इसका फेस ऐसे हो जाएगा, राइट। अब L यहां पर है तो L के राइट में O है, तो L यहां तो O यहां पे बन जाएगा, राइट, ये बात बनती है। अब यहां पे देखते हैं L और W का फेस जो है वो सेम है, तो अगर इसको L बनाते हैं तो यहां पर O नहीं बन सकता, क्योंकि इसका फेस नॉर्थ होगा, तो यहां पर L होगा, अगर यहां पर L है तो यहां पर U हो जाएगा, और इसका फेस इस तरीके से चला जाए। L यहां है तो O यहां पर होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये देखो आप, 2 पर्सन्स का फेस नॉर्थ है, इसका ऑटोमेटिकली साउथ होगा, 2 पर्सन्स का फेस साउथ है, इसका ऑटोमेटिकली नॉर्थ हो जाएगा, राइट, ये बात बता दी। अब O के राइट में कहीं J है तो J यहां पर बन जाएगा, और इसमें O के राइट में कहीं J है तो J यहां पर बन जाएगा। इन दोनों का फेस क्या है, नॉर्थ में है, अगर इसका भी नॉर्थ में कर दूंगा तो लगातार 3 पर्सन नॉर्थ हो जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, मेरा साउथ फेस हो जाएगा, राइट। चलिए ऐसे ही सेम यहां पे होगा कि दोनों का साउथ है तो इसका ऑटोमेटिकली नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 पर्सन बचते हैं यहाँ पे फेस के लिए, और 2 पर्सन बचते हैं यहाँ पे, बाकी मेरे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन मुझे शुरू में बोला गया कि 3 पर्सन ही साउथ देख रहे हैं। अगर आप ऊपर वाली कंडीशन में ध्यान से देखो तो 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली कंडीशन मेरी बिल्कुल गलत हो जाएगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे साफ साफ बताया गया कि 3 ही पर्सन होंगे जो साउथ देखेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने पर्सन साउथ देख रहे हैं, 1 2
3, तो 3% साउथ देख रहे हैं, तो ये तो हो गया। तो बाकी बचे कुछ कहां देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे, और ये मेरा जो होगा वो हो जाएगा मेरा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम मेरे से पूछे जाएंगे मैं इसके बेस पे उनके आंसर्स कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी आपको क्लास, क्या हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास कैसी लग रही है ये भी बताना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और जितना हो सके इतना शेयर करने की कोशिश करना। तो बाकी अगली क्लासेस में और मॉक्स के साथ आऊंगा, तो ऐसे करेंगे कि एक दिन मैथ्स का मॉक करेंगे, एक दिन रीजनिंग का मॉक करेंगे, राइट। तो और वो जो मॉक्स मिलेंगे आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।